द वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्रिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, हमने 4 प्रकार क्रिया के पढ़े थे। पहला कौन सा, पहला ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं कौन सी, सकर्मक क्रिया। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तीसरा हमने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, संयोजक क्रिया। और चौथा और लास्ट हमने पढ़ा था एक्सिलरी वर्ब जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में होता क्या है, पहचानते कैसे हैं, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने उसी में एक टॉपिक आया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आया था, उसका भी हमने अध्ययन किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जैसे कहाँ आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो उसको कैसे पहचानेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी व्यक्ति को प्रकट करता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जो किसी वस्तु को प्रकट करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें उस व्यक्ति को प्रकट किया जाता है जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो या जिसे कुछ दिया जा रहा हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें उस प्राणी या वस्तु को प्रकट किया जाता है जो किसी को दी जाती है या जो किसी के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि सकर्मक क्रिया विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट भी आया हो। तो क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई सकर्मक क्रिया दे दी गई, उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया, ऑब्जेक्ट के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया गया। अभी तक हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट, या तो डायरेक्ट दिया जाएगा या तो क्या दिया जाएगा, इनडायरेक्ट दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं, तो इसके पहले हम लिखेंगे इसमें कि कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी, जिसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आता है। अब ऐसे में क्या करेंगे, अभी तो हमने देखा था कि जब दो ही ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक डायरेक्ट हो जाता है, एक इनडायरेक्ट हो जाता है। अब तो इसमें कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब क्या करेंगे हम, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका भी तरीका है, इसको भी हम समझेंगे कैसे क्या करते हैं। और इस वर्ब को हम लोग प्राय क्या बोलते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी, फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक, फैक्टेटिव वर्ब बोलते हैं ऐसी क्रियाओं को जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी आता हो। अब इसका एग्जांपल एक लेके हम समझते हैं कि कैसे करते हैं। हमने ले लिया आई कॉल्ड हिम अ थिफ, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम अ थिफ, ठीक। अब देखो आई कॉल्ड हिम अ थिफ, इसमें एक तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि चोर क्या है, ना तो कोई वस्तु है और ना किसी के लिए किया गया काम है, ये क्या है, ये भी एक मनुष्य का ही क्या है, नाम है। तो देखो आई कॉल्ड हिम अ थिफ, मैंने उसे चोर कहा, मैंने उसे क्या कहा, चोर बुलाया, मैंने उसे चोर बुलाया। तो यहाँ पे देखो पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है ये हिम जो है ये तो क्या दिखा रहा है, ये तो हमारा सीधा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है, तो साफ साफ दिख रहा है। और दूसरा जो हमारा बचा हुआ है अ थिफ, ये आपका क्या आएगा, यही आपका क्या होता है, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, पूरक, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट का यूज क्या है सेंटेंस में, तो कॉम्प्लीमेंट का यूज ये है कि जो सेंटेंस के भाव को पूर्ण करे वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऐसा है जिससे कि पूरे सेंटेंस का भावार्थ हमें क्या हो जाता है, पता हो जाता है कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है।
अब जैसे मान लो आई कार्ड नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं कि क्या है हमारा यहाँ पे आदमी नहीं दिया है, यहाँ पे हमें सीधा क्या दे दिया गया, आई कार्ड नहीं, मैंने उसे बुलाया, क्या बुलाया पता नहीं क्या बुलाया। अगर यहाँ पे हमने दे दिया आई कार्ड नहीं आ थीप, ठीक, आई कार्ड नहीं आ थीप, ये बुला दिया अगर हमने आई कार्ड नहीं आ थीप, ये अगर हमने दे दिया तो हमें पता हो गया ना कि मैंने उसे क्या बुलाया, मैंने उसे चोर बुलाया। तो यहाँ पे आसिफ क्या हो जाएगा, यही आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, जिससे इसका क्या होगा पूरा पूरा अर्थ हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हम मान लेते हैं, ले लिया ही मेड रवि कैप्टन, या फिर ले लो बी मेड रवि कैप्टन, ठीक, बी मेड रवि कैप्टन। अब देखो यहाँ पे रवि जो है आया, ये तो किसी व्यक्तित्व को दिखा ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाना कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ हमें ये दिखाना है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के व्यक्तित्व को दिखा रहा है, तो कौन सा होगा, सीधा और सीधा कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी मेड रवि कैप्टन, अब कैप्टन आपका जो होगा ये क्या होगा, तो कैप्टन भी आपका क्या हो जाएगा, कैप्टन भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक, कैप्टन भी आपका क्या होगा, कैप्टन भी आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। पहला सेंटेंस हमने देखा, पहले सेंटेंस में आसिफ कॉम्प्लीमेंट आया, दूसरे में क्या आया, कैप्टन। अब देखो कैप्टन का मतलब क्या होता है, कप्तान होता है ना, कप्तान किसी को दिया थोड़ी जाता है या किसी के लिए किया थोड़ी जाता है, कप्तान तो खुद का एक व्यक्तित्व है ना, तो जो किसी व्यक्तित्व को दर्शाता है या किसी व्यक्तित्व की घटना को पूरा करता है वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक। तो इसमें क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है हमारा एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट मतलब समझते हो, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो समझौता क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि संधि हो गई, संधि पढ़ा होगा ना, संधि हिंदी में भी होती है, संस्कृत में भी होती है, और हिस्ट्री में भी हमने कई सारी संधि पढ़ी थी। तो वो संधियां होंगी कैसे, जब दो लोगों के बीच में कुछ होता है, कोई समझौता किया जाता है, तो वही क्या होता है, संधि होता है ना। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना देखेंगे वो देखेंगे क्या, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या लिखेंगे, एग्रीमेंट, इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अब इसमें देखो दो एग्रीमेंट होंगे हमारे, कौन से, एक होगा एसएस और दूसरा होता है हमारा क्या, पी, ठीक। अब आप लोग कह रहे होंगे ये एसएस क्या लिख दिया, ये पी क्या लिख दिया, पता नहीं क्या लिखते चले जा रहे हैं। तो एसएस का मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी, प्लूरल वर्ब आती है। ये वही लिखा गया है एसएसपीपी, यानी कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो जो आपकी वर्ब यूज की जाएगी वो भी कौन सी यूज की जाएगी, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपकी जो वर्ब होगी वो कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल। ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपने वर्ब कौन सी लगा दी, प्लूरल लगा दी, तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। अब इसी को लिखेंगे क्या, कि वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल, वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल, ब्रैकेट में क्या कहते हैं, इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं, इसी को हम लिख देंगे एग्रीमेंट। तो वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल एग्रीमेंट होना आवश्यक है, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यानी कि मेल होना आवश्यक होता है, ठीक है। जब तक मेल नहीं होगा तब तक हमारा सेंटेंस सही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय यह है, ठीक। अब क्या है ये समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है ये हम समझेंगे। तो इसका अभिप्राय यह है कि वर्ब का नंबर
तथा पर्सन वही होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि वर्ग का नंबर तथा पर्सन, वर्ग का नंबर तथा पर्सन वही होता है, ठीक, वही होता है जो कि वाक्य में किसका, वाक्य में सब्जेक्ट का होता है, जो कि वाक्य में सब्जेक्ट का ठीक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल यानी कि एग्रीमेंट होना अति आवश्यक है, यानी कि आवश्यक है। और उसमें पढ़ा कि इसका मतलब यह है कि वर्ब का नंबर तथा पर्सन वही होना चाहिए या वही होता है जो कि वाक्य में किसका होता है, सब्जेक्ट का होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अब आप लोगों के मतलब में मतलब निकाल रहे हो आप, तो मतलब समझना है भैया। इसका मतलब होता है क्या कि यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात, ठीक। अगर यहाँ पे ना लिख रहा हो तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ लिखने के बाद ऊपर लिखते हैं। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, कौन सी वर्ब, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक, यही समझना है। कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते ये होगा। एक वचन क्रिया के साथ हम एक वचन के कर्ता का, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसएस बॉन्डिंग और पीपी बॉन्डिंग, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का। एक बार रिवाइज करते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल होना यानी कि एग्रीमेंट होना अति आवश्यक होता है। कहने का मतलब क्या कि इसका अभिप्राय यह है कि वाक्य में जो वर्ब का नंबर और पर्सन हो वही किसका होता है, वही सब्जेक्ट का भी नंबर और पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे क्या होता है, तो समझाते हैं एग्जांपल लेके आपको। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, एक ले लिया सुधा रंस, पहला हमने ले लिया सुधा रंस, फर्स्ट हमने ले लिया। अब देखो सुधा कौन सा है, सुधा एक ही तो है, यहाँ पे सुधास तो लिखा नहीं, एस तो लगा नहीं कि सुधा बहुत सारी होती है, ई एस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है। तो एक चीज हमने देखा था जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप लोगों को याद हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पे हमने देखा था कि एक वचन कर्ता के साथ जो है क्रिया में एस या ईएस का यूज करते हैं। याद आया, हमने पढ़ाया था कि एक वचन क्रिया के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे जो है हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे सुधा भी आपका सिंगुलर हो गया और रस भी आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कौन सी बॉन्डिंग हो गई, एसएस बॉन्डिंग आ गई ना। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने ले लिया दे प्ले। अब यहाँ पे हमने ले लिया क्या, दे प्ले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे प्ले लिखा है तो यहाँ पे प्लेस है, कहीं पे एस या एस लगा है, नहीं लगा ना, तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा प्लूरल है, इसकी बॉन्डिंग ये भी क्या बन जाता है, प्लूरल। तो देखो हमने वही देखा ना, सुधा दौड़ती है, देख के वे खेलते हैं, सेंटेंस भी
आपका पूरा बन रहा है और अर्ध भी पूरा निकल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एस लगा दें, वे खेल रहे हैं, तो इसका कुछ बनेगा? वैसे भी ये दे है तो वे खेल रहे हैं, बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एस या ईएस लगाने पे ये क्या हो जाता है? ग्रामर के तौर से देखा जाए, अगर ग्रामर के तरीके से, तो ये गलत होगा। एक एग्जांपल इसका हम और ले रहे हैं, हमने ले लिया क्या, मान लेते हैं यहाँ पे ममता प्लीज, ठीक। और यहाँ पे हमने ले लिया फोर्थ एग्जांपल, ये हमने थर्ड मान लिया, फोर्थ हमने ले लिया क्या, गर्ल्स रन, हमने ले लिया क्या, गर्ल्स रन। अब गर्ल्स देखो कई सारी लड़कियों को दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, गर्ल्स हमारा प्लूरल हो गया, और लड़की इसके साथ क्या आ गया, प्लूरल आ गया। यहाँ पे ममता एक ही है, सिंगुलर हो गई, प्लेस भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया होगा एसएस बॉन्डिंग क्या होती है और पीपी बॉन्डिंग क्या होती है, यानी कि एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज हम और बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो है पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है। देखो तो यहाँ पे नोट पॉइंट करके आप लोग लिखो, नोट पॉइंट करके आप लोग समझ सकते हो क्या जो हम समझाना चाह रहे हैं। अगर नाउन के साथ, ठीक, नाउन के साथ यस या ईएस आ रहा है, ठीक, तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। अगर नाउन के साथ यस या यू एस या ईएस, ठीक, नाउन के साथ यस या ईएस आ रहा है तो आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। और अगर वर्ब के साथ आपका, वर्ब के साथ यस या ईएस आ रहा है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा सिंगुलर, ठीक। आया समझ में? ये नोट पॉइंट करके लिखना, ठीक, नोट पॉइंट है आपके। अगर नाउन के साथ यस या ईएस आएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे नाउन कैसे समझा दे रहे, जैसे राम के साथ हमने क्या लगा दिया, यस या ईएस लगा दिया, तो ये तो नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने बॉय ले लिया, अगर बॉय के साथ हमने एस लगा दिया तो क्या हो गया, बॉयज हो गया ना। तो ये बॉयज आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, हुआ ना प्लूरल। बॉयज, बॉय का मतलब एक लड़का, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के। और दूसरा वर्ब, मान लेते हैं हमें यहाँ पे गो दिया गया है, गो के साथ हमने ईएस लगा दिया, क्या हो गया, गोज हो गया। ये भी आपका क्या होगा, ये सिंगुलर नहीं तो यूज करते हैं, राम गोज, ही गोज, सी गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद है, उसे में यूज करते हैं ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगुलर, ठीक। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, उसको हम ऐसे बता दे रहे हैं एग्जांपल के रूप में समझाकर। एक टॉपिक आपका और आता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। पोजीशन मतलब स्थिति होती है, ऑब्जेक्ट की स्थिति कहाँ होती है और कॉम्प्लीमेंट की स्थिति कहाँ होती है। तो देखो अब यहाँ पे देखो ट्रांसटिव वर्ब में जो है, चलो देखते हैं एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हमने एक एग्जांपल ले लिया, यू ईट ब्रेड या शिवम ड्रिंक्स मिल्क। पहले ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं शिवम ड्रिंक्स मिल्क, शिवम ड्रिंक्स मिल्क। शिवम क्या करता है, दूध पीता है। अब यहाँ पे देखो ये ड्रिंक्स हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, वर्ब होगा ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट हमें ये देखना, ये ड्रिंक्स हमारा क्या है, वर्ब है, और ट्रांसटिव वर्ब, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो मिल्क है हमारा, ये मिल्क ही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पोजीशन हमें ये देखना है, तो ऑब्जेक्ट के पहले, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा समझना ये है कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा हमारा वो हमेशा किसके बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट